एजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हरी और स्नेहा मिलकर पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 8 का चैप्टर द राइज ऑफ मराठास। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनिए, कोई जल्दी नहीं है। नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या को डेट्स याद रहती थी, पर हर इवेंट का कनेक्शन कंफ्यूज होता था। आज हम वही कनेक्शंस क्लियर करेंगे। मराठा आइडेंटिटी, भक्ति फाउंडेशन, शिवाजी महाराज, स्वर्जय, गुरिल्ला वॉरफेयर, फोर्ट्स, नेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, पेशवा एक्सपेंशन, पानीपत, कल्चरल रिवाइवल और एग्जाम टिप्स। मैं हरी हूँ और मेरे साथ और मैं स्नेहा। आज हमारा गोल सिर्फ फैक्ट्स बोलना नहीं है। हम बार बार पूछेंगे कि कोई डेवलपमेंट क्यों हुआ, ज्योग्राफी ने स्ट्रैटेजी को कैसे शेप किया और शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव क्यों माना गया। अगर आप नोटबुक यूज कर रहे हैं तो 3 हेडिंग्स बना लीजिए: राइज, गवर्नेंस और लेगेसी। हर सेक्शन के बाद हम छोटा एक्टिव रिकॉल चेक करेंगे ताकि चैप्टर दिमाग में कनेक्टेड मैप की तरह बैठे। सिंपल लर्निंग मैप सुन लो। पहले समझेंगे कि मराठास कौन थे और महाराष्ट्र की कल्चरल फाउंडेशन कैसे बनी। फिर शिवाजी के राइज और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज पर जाएंगे। उसके बाद शिवाजी के बाद का एक्सपेंशन, पेशवास और ब्रिटिश से कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। अंत में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशियल सिस्टम, ट्रेड, कल्चरल रिवाइवल और इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को जोड़ेंगे। बीच में खुद से जवाब देना, क्योंकि यही कॉन्सेप्चुअल मास्टरी का बेस्ट तरीका है। तो पहला सवाल, मराठास कौन थे? चैप्टर के अनुसार वे डेक्कन प्लेट्यू, विशेष रूप से प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के नेटिव पीपल थे। उनकी पहचान मराठी लैंग्वेज से क्लोजली जुड़ी थी और मराठी की रिच तथा कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री 12th सेंचुरी से दिखाई देती है। यानी आइडेंटिटी केवल पॉलिटिकल पावर से नहीं बनी, लैंग्वेज और कल्चर पहले से इम्पोर्टेंट थे। मेरे माइंड में क्वेश्चन है, अगर मराठास पहले से एक ग्रुप थे तो क्या वे शुरू से एम्पायर थे? नहीं, यही चैप्टर का सेंट्रल मूवमेंट है। एक रीजनल कम्युनिटी धीरे धीरे पॉलिटिकल एंटिटी बनी, फिर पावरफुल किंगडम और बाद में पैन इंडियन पावर। एग्जाम में राइज को अचानक हुई घटना की तरह नहीं, बल्कि कल्चरल फाउंडेशन, लीडरशिप, स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। बैकग्राउंड में 13 सेंचुरी का महाराष्ट्र देखिए। उस समय अधिकतर महाराष्ट्र पर यादव डायनेस्टी का रूल था और कैपिटल देवगिरी था, जिसे प्रेजेंट डे दौलताबाद से आइडेंटिफाई किया जाता है। अर्ली 14 सेंचुरी में यादव डायनेस्टी को दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने ओवरकम किया। पॉलिटिकल रूलर्स बदलते रहे, लेकिन सोसाइटी की कल्चरल ट्रेडिशंस चलती रहीं। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कल्चरल लाइफ रुक गई। चैप्टर दिखाता है कि सत्ता में बदलाव के बीच भी लैंग्वेज, डिवोशन, पोएट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते रहे। यही कल्चरल कंटिन्यूटी बाद में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बनी। तो राइज का पहला कीवर्ड है कल्चरल फाउंडेशन, न कि केवल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब आते हैं भक्ति पर। भक्ति का अर्थ है डिवाइन या किसी पर्टिकुलर डीटी के प्रति डिवोशन। 7 से 17 सेंचुरीज के बीच कई सेंट्स और सीकर्स ने केवल एक्सटर्नल रिचुअलिज्म पर निर्भर रहने के बजाय डिवोशन का पाथ अपनाया। उन्होंने मासेस की लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स और पोएट्री लिखी, इसलिए मैसेजेस दूर तक पहुंचे। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे सेंट्स पॉपुलर हुए। उन्होंने उपनिषद्स और भगवत गीता जैसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स की फिलॉसफी मराठी में एक्सेसिबल बनाने में मदद की। इसका इफेक्ट क्या हुआ? ज्ञान केवल लिमिटेड ग्रुप तक नहीं रहा, भाषा के माध्यम से स्पिरिचुअल आइडियाज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस वाइडर सोसाइटी तक पहुंचे। आई लाइक दिस पॉइंट, क्योंकि इससे हमें कल्चर और पॉलिटिक्स का कनेक्शन समझ आता है। सेंट्स ने सीधे एम्पायर नहीं बनाया,
लेकिन उन्होंने कम्युनिटी को शेयर्ड लैंग्वेज, आइडियाज और सोशल अवेयरनेस दी। चैप्टर कहता है कि इस सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन ने बाद में मराठास को पॉलिटिकल पावर के रूप में ऑर्गेनाइज होने में सहायता की। क्विक चेक। भक्ति मूवमेंट ने मराठा राइज में कैसे हेल्प की? 3 क्लूज हैं। मैसेज मासेस की लैंग्वेज में पहुंचे, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी एक्सेसिबल हुई और सोशल तथा पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। अब अपने वर्ड्स में एक सेंटेंस बनाइए। अगर आपका आंसर केवल डिवोशन तक सीमित है तो उसमें लैंग्वेज और ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट भी जोड़िए। 17 सेंचुरी तक कुछ मराठा चीफ्स ने सॉवरेंटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वे सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर शिवाजी ने मराठास को यूनाइट किया। इससे हमें लीडरशिप का रोल दिखता है। एग्जिस्टिंग कल्चर और कम्युनिटी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट थे, पर उन्हें पॉलिटिकल डायरेक्शन देने के लिए कैपेबल लीडर और क्लियर विजन भी चाहिए था। अब शिवाजी महाराज की स्टोरी शुरू होती है। शिवाजी का जन्म 1630 में भोंसले क्लैन में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ। शाहजी डेक्कन सल्तनत की सर्विस में थे और अक्सर फैमिली से दूर रहते थे। पुणे की जीगर में शिवाजी जीजाबाई और ट्रस्टेड ऑफिशियल्स की देखरेख में बड़े हुए, वैल्यूज और एजुकेशन प्राप्त की। पुणे रीजन की स्थिति आसान नहीं थी। डेक्कन सुल्तान्स के बीच लगातार इनफाइटिंग होती थी और जिन रूलर्स की सर्विस मराठास करते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट का हार्डशिप कॉमन पीपल को सहना पड़ता था। एक यंग शिवाजी ने इस एनवायरनमेंट को देखा, इसलिए उनका विजन केवल टेरिटरी जीतना नहीं था, वह सोवरेन किंगडम यानी स्वराज्य की ओर बढ़ा। जब शिवाजी केवल 16 साल के थे, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स शुरू किए। उनका पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था पुणे रीजन पर होल्ड कंसोलिडेट करना। उन्होंने निग्लेक्टेड और अनऑक्युपाइड फोर्ट्स कैप्चर किए और उनकी डिफेंसेस मजबूत की। यहाँ एक एग्जाम कनेक्शन बनाइए। फोर्ट्स केवल बिल्डिंग्स नहीं थे, वे टेरिटरी कंट्रोल, रूट्स की निगरानी और आर्मी को शेल्टर देने के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स थे। स्वराज्य को सिंपल वर्जन में कैसे समझेंगे? सेल्फ रूल। लेकिन चैप्टर इसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट से जोड़ता है। यानी अपना राज्य केवल राजा बदलने का आइडिया नहीं था। इसमें गवर्नेंस, रिसोर्सेस, आइडेंटिटी और पीपल की वेलफेयर का भी विचार शामिल था। यही वजह है कि स्वराज्य चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कीवर्ड है। शिवाजी का किंगडम वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड हुआ। कोस्टल रीजन्स के रिसोर्सेज और एक्सेस को सिक्योर करने के लिए उन्होंने नेवी एस्टेब्लिश की। ये उस समय रेवोल्यूशनरी स्टेप था। बीजापुर सुल्तनत के पास मर्चेंट शिप्स थे और फुल टाइम कोस्ट प्रोटेक्टिंग नेवल फोर्स नहीं थी। मुगल एम्पायर का नेवी यूज भी लिमिटेड था। तो नवी का पर्पस केवल समुद्र में लड़ना नहीं था, वह कोस्ट लाइन और कोस्टल रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और फॉरेन पावर्स को चैलेंज करने से जुड़ी थी। अगर क्वेश्चन आए कि मराठा नेवी इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो लिखिए कि शिवाजी ने वेस्ट कोस्ट की स्ट्रैटेजिक वैल्यू पहचानी और एक प्रोटेक्टिव नेवल फोर्स बनाई। अब गुरिल्ला वॉरफेयर, इसका मतलब है स्मॉल ग्रुप्स का फोकस्ड यूज, जिसमें स्पीड, सरप्राइज और टेरेन की नॉलेज से बड़ी आर्मी को डिफीट किया जाता है। यह ओपन मैदान में इक्वल स्ट्रेंथ से लड़ने की स्ट्रेटेजी नहीं थी। माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और लोकल ज्योग्राफी को एडवांटेज में बदलना इसका कोर था। लेट्स टेस्ट इट। अगर एक छोटा ग्रुप किसी बड़े आर्मी को सरप्राइज अटैक करके, टेरेन का यूज करके और जल्दी मूव करके परेशान करता है, तो यह गेरिल्ला वॉरफेयर के किन फीचर्स को दिखाता है? स्पीड, सरप्राइज और नॉलेज ऑफ टेरेन। आंसर में केवल छोटे ग्रुप्स लिखना इनकम्प्लीट होगा। मेथड की 3 विशेषताएं भी लिखिए। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को रोकने के लिए वेटरन जनरल अफजल खान भेजा। शिवाजी और उनके एडवाइजर्स ने उसे प्रतापगढ़ फोर्ट के फुट पर थिक फॉरेस्ट्स के बीच 1-on-1 मीटिंग के लिए तैयार किया। वहां शिवाजी ने अफजल खान को क्लोज कॉम्बैट में मार दिया और माउंटेन्स में छिपी मराठा फोर्सेस ने गरिला अटैक्स से उसकी आर्मी को रूट किया। इस घटना के साथ सोर्स WH नाग का भी उल्लेख करता है, जो टाइगर्स क्लॉ जैसा छोटा वेपन था।
एग्जाम में ड्रामेटिक डिटेल लिखना जरूरी नहीं, लेकिन इवेंट का स्ट्रेटेजिक मीनिंग जरूरी है। मीटिंग का लोकेशन, थिक फॉरेस्ट, हिडन फोर्सेस और टेरेन बेस्ड अटैक, यही डिटेल्स बताती हैं कि प्लानिंग और जियोग्राफी साथ काम कर रहे थे। इसके बाद मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान ने शिवाजी के टेरिटरीज पर बड़ी आर्मी के साथ 3 साल तक अटैक्स किए। शिवाजी ने केवल कुछ सोल्जर्स के साथ रात में उसके कैंप पर रेड की। शाइस्ता खान बेरली बच पाया, उसकी कुछ फिंगर्स कट गईं और वह महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। चैप्टर इस डेयरिंग रेड को मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक से रिजेंबल करता है। सर्जिकल स्ट्राइक को चैप्टर स्पेसिफिक मीनिंग में समझिए। एक स्पेसिफिक टारगेट पर ऐसा मिलिट्री अटैक जिसमें बाकी लोगों या इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमल डैमेज हो। इसे मॉडर्न टर्म समझकर कोई एक्स्ट्रा इवेंट मत जोड़ना। बस ये लिखना पर्याप्त है कि शाइस्ता खान के कैंप पर छोटा, टारगेटेड और सरप्राइज नाइट रेड किया गया। 3 साल के अटैक्स के रिटेलिएशन में शिवाजी ने सूरत पर रेड की। सूरत मुगल एम्पायर का वेल्थी पोर्ट सिटी था, प्रेजेंट डे गुजरात में। वहां से लगभग 1 करोड़ रुपीस का ट्रेजर मिला, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन चैप्टर एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन देता है। उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस को अटैक नहीं किया और चैरिटेबल मोहनदास पारेख का घर भी स्पेयर किया। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एक साइडेड कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि सूरत रेड को बस लूट की तरह लिख दें। बेटर आंसर होगा कि रेड रिटेलिएटरी एक्शन था। वेल्थ और मुगल प्रेस्टीज दोनों पर असर पड़ा, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस और चैरिटेबल व्यक्ति के घर के प्रति अलग ट्रीटमेंट भी सोर्स में बताया गया है। एविडेंस बेस्ड आंसर ज्यादा स्ट्रांग होता है। सूरत की घटनाएं इतनी फेमस हुई कि लंदन गजेट में भी रिपोर्ट हुई। मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज को इंसल्ट महसूस हुआ, इसलिए औरंगजेब ने डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। शिवाजी पुरंदर फोर्ट के पास डिफीट हुए, ट्रीटी करनी पड़ी, किंगडम का साइजेबल पार्ट देना पड़ा और संभाजी को मुगल सर्विस में भेजना पड़ा। फिर आगरा वाला एपिसोड आता है। जय सिंह के परसुएशन पर शिवाजी मुगल कोर्ट गए, लेकिन उन्हें औरंगजेब और पहले डिफीटेड मुगल जनरल के सामने खड़ा किया गया। इस इंसल्ट से एंग्री होकर शिवाजी कोर्ट से बाहर निकल गए और हाउस अरेस्ट में रखे गए। अब सोचिए, ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेंथ केवल स्वॉर्ड से नहीं, प्लानिंग से भी दिखती है। एस्केप स्ट्रेटेजी बहुत मेमोरेबल है। शिवाजी ने होली मैन और मुगल जनरल्स को फ्रूट्स और स्वीट्स से भरी बड़ी बास्केट्स में गिफ्ट्स भेजना शुरू किया। गार्ड्स पहले बास्केट्स चेक करते थे, लेकिन बाद में चेकिंग बंद कर दी। इसी एक्सपेक्टेशन पर शिवाजी और संभाजी बास्केट्स में छिपकर निकल गए। यह एपिसोड उनकी ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दिखाता है। 1 मिनट रिकैप। अभी तक शिवाजी की मिलिट्री सक्सेस के 4 पिलर्स हैं: फोर्ट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, नेवी और सरप्राइज प्लानिंग। अफजल खान के विरुद्ध फॉरेस्ट टेरेन, शाइस्ता खान के विरुद्ध नाइट रेड, सूरत के विरुद्ध रिटेलिएटरी एक्शन और आगरा से एस्केप, सभी में प्रिपरेशन और टाइमिंग दिखती है। यही एग्जाम्पल्स लॉन्ग आंसर में यूज कर सकते हैं। अब हम चैप्टर के सेंट्रल टर्निंग पॉइंट पर हैं। 1674 में रायगढ़ के स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस पर शिवाजी का कोरोनेशन फुल वैदिक राइट्स के साथ हुआ। उनका फॉर्मल टाइटल था श्री राजा शिवा छत्रपति। उन्होंने अपना एरा भी शुरू किया, जिसे रजबीहे का शका कहा गया। डेट और प्लेस दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। रायगढ़ को केवल सेरेमोनियल लोकेशन न समझिए, ये माउंटेन फोर्ट्रेस था और फोर्ट्स मराठा स्टेट की स्ट्रैटेजिक बैकबोन थे। कॉरोनेशन ने किंगडम को फॉर्मल पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी, जबकि फोर्ट ने प्रोटेक्शन और कंट्रोल का प्रैक्टिकल बेस दिया। इसलिए क्वेश्चन में कोरोनेशन और फोर्ट्स को कनेक्ट करना अच्छा एनालिटिकल अप्रोच है। कोरोनेशन के बाद शिवाजी ने साउथ की कॉन्क्वेस्ट की, जिसे दाखिया दिग्विजय कहा गया। इसमें प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट और उस समय इल डिफेंडेड रीजन तथा पार्ट्स ऑफ कर्नाटका शामिल थे। इस सदर्न एक्सटेंशन ने बाद में मुगल इन्वेजन के विरुद्ध मराठास को स्ट्रैटेजिक डेप्थ दी, यानी टेरिटरी
एक्सपेंशन फ्यूचर डिफेंस से भी जुड़ा था। साउथ में शिवाजी ने डच को स्लेव्स ट्रेड करने से फॉरबिड किया। चैप्टर बताता है कि उस समय कई यूरोपियंस इंडियंस को कैप्चर और सेल कर रहे थे और इंडियन पावर्स की अपोजिशन बहुत कम थी। शिवाजी का इंटरवेंशन सब्जेक्ट्स के प्रति कंसर्न दिखाता है। ये एग्जाम्पल उनके रूल में वेलफेयर और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा के लिए यूजफुल है। शिवाजी की डेथ फीवर से हुई जब वे 50 इयर्स के थे। उनके लाइफ टाइम में ही उनकी अचीवमेंट्स इंडिया और बाहर लेजेंडरी बन चुकी थी। यूरोपियंस ने उन्हें अलेक्जेंडर जैसे एंशियंट जनरल से कंपेयर किया। बुंदेला प्रिंस छत्रसाल उनके मुगल रेजिस्टेंस से इंस्पायर्ड होकर बुंदेलखंड में इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने में सफल हुए और पोएट भूषण ने उनकी प्रेज में पोएम्स कंपोज की। अगर आप ये चैप्टर एडजी के साथ रिवाइज कर रहे हैं तो किसी एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखना यूजफुल होगा। स्वर्जिया केवल सेल्फ रूल था या कल्चरल और इकोनॉमिक विजन भी? फिर आंसर को सोर्स के पॉइंट से टेस्ट कीजिए। ये एक्टिव रिकॉल है और इससे डेट्स याद करने के बजाय आइडियाज के बीच कनेक्शन मजबूत होता है। अब शिवाजी के बाद का फेज। उनके दो सन्स थे, संभाजी और राजाराम। शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी छत्रपति बने। उस समय मराठास डेक्कन में टोटल मुगल कंट्रोल के सामने प्राइमरी ऑब्स्टिकल थे। औरंगजेब ने डेक्कन इन्वेड किया, बीजापुर और गोलकोंडा सुल्तनत्स को कॉन्कर किया, फिर संभाजी को कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया और रायगढ़ भी ले लिया। संभाजी के बाद राजाराम छत्रपति बने और गिंजी चले गए। कॉन्फ्लिक्ट अब साउथ इंडिया तक फैल गया। मराठास ने फोर्ट्स को स्ट्रांगली डिफेंड किया और बैटल्स तथा स्कर्मिशेस में कई बार मुगल्स पर अपर हैंड रखा। औरंगजेब डेक्कन छोड़ नहीं पाए और मराठास को सबड्यू किए बिना उनकी डेथ हुई। ये रेजिस्टेंस मराठा राइज का दूसरा मेजर फेज है। राजाराम की क्वीन ताराबाई ने क्रिटिकल रोल निभाया। उन्होंने लार्ज मराठा आर्मीज ऑर्गेनाइज करके मुगल टेरिटरीज में इनरोड्स करवाए। इस फेज में मराठास डिफेंसिव पोजीशन से निकलकर एक्सपेंशन की ओर बढ़े। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ताराबाई को केवल क्वीन मत लिखिए। चैप्टर उन्हें नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की आर्किटेक्ट और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में प्रेजेंट करता है। एक्सपेंशन के साथ स्ट्रक्चर भी बदला। शिवाजी के समय सेंट्रलाइज स्टेट था, बाद में ये अधिक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बन गया। छत्रपति नॉमिनल सेंटर रहे लेकिन रीजनल चीफ्स ने ज्यादा पावर हासिल की। पेशवा, जिसका पर्शियन मीनिंग प्राइम मिनिस्टर है, छत्रपति से भी अधिक इन्फ्लुएंशियल हो सकता था। यही पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाद के मराठा एक्सपेंशन को समझने की है। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके सोन नाना साहेब पेशवा ने पैन इंडियन एक्सपेंशन में मेजर रोल निभाया। मराठास ने लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया पर कंट्रोल स्थापित किया और जनरली वेल रूल किया, लेकिन रीजनल चीफ्स की ऑटोनॉमी से ओकेजनल इनडिसिप्लिन और अब्यूज भी हुआ। चैप्टर बंगाल की 10 ईयर कैंपेन का एग्जाम्पल देता है, जिसमें कॉमन पीपल को क्रुएल्टी और डेवास्टेशन झेलनी पड़ी। यहाँ माइल्ड डिसएग्रीमेंट जरूरी है। कोई कह सकता है कि बड़ा एम्पायर मतलब हमेशा गुड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सोर्स ऐसा सिंपल कंक्लूजन नहीं देता। मराठास ने कई एरियाज जनरली वेल रूल किए, फिर भी डिसेंट्रलाइज्ड पावर ने इनडिसिप्लिन और अब्यूज पैदा किया। एग्जाम आंसर में अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों लिखना बैलेंस्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है। नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन में मराठास ने लाहौर, अटॉक और पेशावर तक के एरियाज ब्रीफली कंट्रोल किए। उन्होंने अफगान से फाइट की। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में डिजास्ट्रस डिफीट हुई, लेकिन पेशवा माधवराव तो प्रथम के टाइम पर वे जल्दी रिकवर हुए। महाजी शिंदे के लीडरशिप में 1771 में दिल्ली रिकैप्चर की गई। डेट्स को स्टोरी की तरह याद करें। 1630 शिवाजी का बर्थ, 1674 रायगढ़ कोरोनेशन, 1761 पानीपत डिफीट, 1771 दिल्ली रिकैप्चर। फिर फाइनल डिक्लाइन के लिए 1775 से 1818 तक एंग्लो मराठा वॉर्स और 1818 में मराठा पावर का एंड। अगर टाइमलाइन बनाते हैं
तो हर डेट के साथ इवेंट और हिस्टोरिकल मीनिंग लिखिए। 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में मराठास ब्रिटिश के चीफ राइवल्स थे। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स 1775 और 1818 के बीच हुए। मराठा इंटरनल डिसयूनिटी बढ़ी, जबकि ब्रिटिश की ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज सुपीरियर थीं। अंततः ब्रिटिश ने मराठा पावर खत्म की। चैप्टर का स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है कि ब्रिटिश ने इंडिया इफेक्टिवली मराठास से लिया, मुगल्स से अधिक। क्विक प्रेडिक्शन। अगर क्वेश्चन पूछे कि मराठास की एक्सपेंशन के बावजूद वे ब्रिटिश से क्यों हार गए, तो दो सोर्स ग्राउंडेड फैक्टर्स लिखिए। इंक्रीज्ड इंटरनल डिसयूनिटी और ब्रिटिश की सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल तथा टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज। केवल ये लिखना कि ब्रिटिश पावरफुल थे बहुत वेग होगा, कॉज और एविडेंस दोनों चाहिए। अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी ने रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। उन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट्स और लैंड असाइनमेंट्स अबॉलिश किए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को स्टेट ट्रेजरी से सैलरी दी। ऑफिशियल्स को पीरियोडिकली ट्रांसफर भी किया जाता था, ताकि वे इतना पावर न जमा कर लें कि किंग को डिक्टेट कर सकें। यह अकाउंटेबिलिटी और सेंट्रल कंट्रोल का एग्जाम्पल है। सोल्जर्स और फैमिलीज की वेलफेयर भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी। बैटल में मारे गए सोल्जर्स की विडोज को पेंशन्स दी जाती थीं और उनके सन्स को मिलिट्री पोस्ट ऑफर किए जाते थे। इससे रूलर और सोल्जर्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन दिखता है। आंसर में इसे सोशल इक्विटी या स्टेट सपोर्ट फॉर सोल्जर्स फैमिलीज के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। शिवाजी ने ऑफिशियल्स को सब्जेक्ट्स को मिसट्रीट करने या फोर्सफुली उनकी चीजें लेने से रोकने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। ट्रीज के बारे में भी परमिशन बेस्ड पॉलिसी थी। नेवी के लिए टीक चाहिए तो फॉरेस्ट से परमिशन लेकर काटो, लेकिन मैंगो और जैकफ्रूट जैसे लोगों द्वारा लविंगली केयर ट्रीज को मत छुओ। इससे रूलर की वेलफेयर और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी दोनों दिखाई देती हैं। शिवाजी के पास आहा प्रधना मनाला यानी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स था। इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रधान, फाइनेंस मिनिस्टर अमत्या, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर सचिव, इंटेलिजेंस मिनिस्टर मंत्र, चीफ जस्टिस न्यायाधीश, रिलीजियस अफेयर्स के हेड पनित्रो, कमांडर इन चीफ सेनपट और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुमंत शामिल थे। इसे लिस्ट की तरह नहीं, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह समझिए। टैक्सेस में चौथ 25% था और सरदेशमुखी चौथ के ऊपर एडिशनल 10%। ये उन प्रोविंसेस से लिए जाते थे जो डायरेक्टली मराठा रूल में नहीं थे। बदले में मराठास प्रोटेक्शन देते और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन नहीं करते। ट्रीटीज के माध्यम से मुगल्स ने भी इस अरेंजमेंट को अप्रूव किया और समय के साथ कुछ प्रोविंसेस एम्पायर का हिस्सा बने। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करें। चौथ और सरदेशमुखी को सिर्फ रैंडम टैक्सेस मत लिखिए। सोर्स के अनुसार चौथ 25% था और सरदेशमुखी उसके ऊपर एडिशनल 10%। साथ ही प्रोटेक्शन और नॉन इंटरफेरेंस का अरेंजमेंट था। परसेंटेज लिखते समय सरदेशमुखी को टोटल 35% कहने के बजाय एडिशनल 10% कहना सेफर और एक्यूरेट है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में आर्म्ड फोर्सेस के 3 पार्ट्स बताए गए हैं: इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। कैवलरी में बर्गर्स और शिलैडस थे। बर्गर्स के हॉर्सेस और इक्विपमेंट स्टेट पे करती थी, जबकि शिलैड्स अपने हॉर्सेस और इक्विपमेंट खुद प्रोवाइड करते थे। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में कंपेयर करने के लिए बहुत यूजफुल है। वेपन्स में स्वॉर्ड्स और लैंसेस प्रेफर्ड थे, लेकिन गन्स भी साइजेबल नंबर्स में यूज होती थी। शिवाजी के टाइम से रॉकेट्स मिलिट्री कैंपेन्स में इस्तेमाल किए गए और 1770 तक मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी यूज हो रहे थे। मराठा फोर्सेस ने यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स और आर्टिलरी की सुपीरियोरिटी नोटिस करके ऐसे ट्रूप्स रेज और रिक्रूट करने की कोशिश की। फोर्ट्स को सोर्स मराठा पावर का मेन स्टे और स्टेट का कोर बताता है। वे इंपॉर्टेंट रूट्स को स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल करते थे और गुरिल्ला वॉरफेयर के दौरान आर्मी को शेल्टर देते थे। बड़े एनिमीज के अटैक्स में फोर्ट्स ने स्टेट को सरवाइव कराया। इसलिए जियोग्राफी वाले क्वेश्चन में
माउंटेन्स और फोर्ट्स को मिलिट्री स्ट्रेटेजी से कनेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। मराठा नेवी को अब डीपर लेवल पर देखें। शिवाजी ने वेस्ट कोस्ट सिक्योर करने के लिए नेवी बनाई। 18th सेंचुरी में कन्होजी अंग्रे ने ज्योग्राफी और बैटल टैक्टिक्स के क्लेवर यूज से कई नेवल विक्ट्रीज दिलाई। यूरोपियन शिप्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, फिर भी मराठास ने कोस्टल ज्योग्राफी का लाभ लेकर यूरोपियन नेवल डोमिनेंस को चैलेंज किया। यूरोपियंस शिप्स से ट्रेड करने के लिए करताज यानी नेवल पासेस चार्ज करते थे और बिना पास वाले शिप्स कॉन्फिस्केट कर लेते थे। मराठास ने यूरोपियंस से ही पासेस डिमांड करना शुरू किया। यूरोपियंस ने फ्रस्ट्रेशन में कान्होजी आंग्रे को पायरेट लेबल किया। सोर्स का ब्रॉडर पॉइंट यह है कि मराठा नेवी फॉरेन मैरीटाइम कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करती थी। जुडिशियल सिस्टम भी इम्पोर्टेंट था। मराठा जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट था और कैपिटल पनिशमेंट के यूज में मॉडरेशन के लिए रिमार्केबल माना गया। पंचायत, लोकल ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट मेम की गैदरिंग थी जो जस्टिस डिलीवर करती थी। अनसैटिस्फैक्टरी वर्डिक्ट पर मराठा चीफ को अपील की जा सकती थी। इसे आज की पंचायत गवर्नमेंट बॉडी से कंफ्यूज नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुणे और इंदौर जैसे प्रोमिनेंट टाउन्स में कोटौल या पुलिस डिप्लॉयड थी। ट्रेड नेटवर्क्स में शिवाजी ने ट्रेड एनकरेज किया और मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। शिप्स मोका, मस्कट और मलाका जैसे दूर के पोर्ट्स तक जाते थे। कार्गो में गोल्ड और टेक्सटाइल्स शामिल थे। रोड्स, ब्रिजेस और फेयर्स भी मेंटेन किए जाते थे। अब कल्चरल रिवाइवल। शिवाजी की सील पर संस्कृत इंस्क्रिप्शन था जो प्रेविलेंट पर्शियन सील से डिपार्चर था। उन्होंने राज्य व्यवहारा कोहा कमीशन किया जिसमें डिप्लोमैटिक पर्शियन वर्ड्स के संस्कृत इक्विवेलेंट्स दिए गए। इससे मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में लोकल कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत करने का प्रयास दिखता है। मराठा कल्चरल कंट्रीब्यूशन को केवल लैंग्वेज तक सीमित न करें। चैप्टर लोकल हिंदू ट्रेडिशंस के रिवाइवल, संस्कृत और मराठी लिटरेचर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशनल आर्ट्स की बात करता है। साथ ही सोर्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का समर्थन नहीं करता। शिवाजी ने अपनी ट्रेडिशन को अपहोल्ड करते हुए दूसरे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट किया। यही नुआंस कंपैरिजन क्वेश्चंस में वैल्यूएबल है। अब मराठा विमेन पर फोकस। ताराबाई ने राजाराम की डेथ के बाद अर्ली 18th सेंचुरी में रूल किया। औरंगजेब और मुगल आर्मी डेक्कन में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने लार्ज मराठा आर्मीज ऑर्गेनाइज करके मुगल टेरिटरीज के नॉर्थ में भेजी। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और टेनासिटी ने मराठा इंडिपेंडेंस को क्रिटिकल पीरियड में प्रिजर्व किया। अहिल्याबाई होलकर होलकर डायनेस्टी से थी, जो मराठा एक्सपेंशन में इम्पोर्टेंट फैमिली थी। हस्बैंड और सन की डेथ के बाद भी उन्होंने लगभग 30 ईयर स्टेट वाइजली गवर्न किया और कॉमन पीपल की केयर की। उन्होंने टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स और रोड्स बनवाए या रिस्टोर किए और महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तंजावुर में इकोजी, शिवाजी के हाफ ब्रदर, ने लेट 17th सेंचुरी में रीजन कॉन्कर किया और मराठा रूल की शुरुआत हुई। वहां तमिल, तेलुगु और मराठी कल्चर्स ने फ्रीली इंटरेक्ट किया। सरफोजी आई ने लैंग्वेजेस, म्यूजिक, मेडिसिन, प्रिंटिंग और आर्ट्स को पैट्रोनेज दिया। चैप्टर इसलिए मराठा लेगेसी को मिलिट्री पावर के साथ कल्चरल एक्सचेंज से भी जोड़ता है। अब एक्टिव रिकॉल राउंड। क्वेश्चन 1, मराठास की राइज में मराठी लैंग्वेज और भक्ति ट्रेडिशन का क्या रोल था? क्वेश्चन 2, शिवाजी की गिरिला वॉरफेयर किन 3 एलिमेंट्स पर बेस्ड थी? क्वेश्चन 3, फोर्ट्स और नेवी की अलग अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताइए। पहले अपने आंसर्स बोलिए, फिर हम मॉडल पॉइंट्स चेक करेंगे। मॉडल पॉइंट सुनिए। मराठी और भक्ति ने शेयर्ड कल्चरल फाउंडेशन और एक्सेसिबल आइडियाज दिए। गुरिल्ला वॉरफेयर में स्मॉल ग्रुप्स, स्पीड, सरप्राइज और टेरेन नॉलेज थे। फोर्ट्स ने रूट्स कंट्रोल किए और आर्मी को शेल्टर दिया। नेवी ने वेस्ट कोस्ट और कोस्टल रिसोर्सेज सिक्योर किए तथा यूरोपियन मैरीटाइम डोमिनेंस को चैलेंज किया। आंसर में एग्जाम्पल्स जोड़ने से क्वालिटी बढ़ती है। एक लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस करें।
मराठा एम्पायर की गवर्नेंस की मुख्य फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए। स्ट्रक्चर रखिए। पहले सेंट्रलाइज्ड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सैलरीड और ट्रांसफर्ड ऑफिशियल्स, सोल्जर्स फैमिलीज की वेलफेयर, आहा प्रधुना मनाला, चौथ और सरदेश मुखी, फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशियल सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स। अंत में लिखिए कि लेटर डिसेंट्रलाइजेशन ने एडवांटेजेस के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। कंपेयर क्वेश्चन के लिए शिवाजी और लेटर मराठास का डिफरेंस याद रखिए। शिवाजी का स्टेट रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड था और ऑफिशियल्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। लेटर एक्सपेंशन में छत्रपति नॉमिनल सेंटर रहे, पर चीफ्स और पेशवा अधिक पावरफुल हुए। एक्सपेंशन बहुत बड़ी हुई, लेकिन इंटरनल डिसयूनिटी और कुछ अब्यूजेस भी आए। ये कॉन्ट्रास्ट आंसर को बैलेंस्ड बनाता है। फाइनल क्विज। पानीपत की डिफीट के बाद क्या मराठा पावर तुरंत खत्म हो गई? नहीं। पेशवा माधवराव फर्स्ट के टाइम रिकवरी हुई और महादजी शिंदे के लीडरशिप में 1771 में दिल्ली रिकैप्चर हुई। दूसरा ट्रैप, क्या ब्रिटिश ने मराठास से कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स 1775 से 1818 के बीच हुए। आज की पूरी जर्नी को एक कनेक्टेड चेन में रखिए। महाराष्ट्र और मराठी आइडेंटिटी ने कल्चरल बेस दिया। भक्ति सेंट्स ने आइडियाज को मासस तक पहुंचाया। शिवाजी ने मराठास को यूनाइट करके स्वराज्य का विजन दिया। फोर्ट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर और नेवी ने मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज किया। संभाजी, राजाराम और ताराबाई के रेजिस्टेंस के बाद पेशवाज ने एक्सपेंशन बढ़ाया। पानीपत के बाद रिकवरी हुई, पर इंटरनल डिसयूनिटी और ब्रिटिश की ऑर्गेनाइजेशनल तथा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ने 1818 में मराठा पावर समाप्त की। लेगेसी में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल मॉडरेशन, ट्रेड नेटवर्क्स, मराठी प्रमोशन, कल्चरल रिवाइवल और सेल्फ रूल की इंस्पिरेशन शामिल है। कॉमन मिस्टेक यह है कि मराठास को केवल वॉरियर समझना। चैप्टर उनकी सोसाइटी, गवर्नेंस और कल्चर भी दिखाता है। अब आपका चैलेंज है, बिना देखे 1630, 1674, 1761, 1771 और 1818 की टाइमलाइन बनाइए और हर डेट के साथ उसका मीनिंग लिखिए। फिर किसी एक क्वेश्चन का आंसर किसी फ्रेंड को टीच कीजिए। अगर कोई डाउट अटक जाए, एडजी में उसे सोक्रेटिक क्वेश्चन की तरह टेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा किया आपने। अगली रिवीजन में इसी कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलते हैं।